Can you wait for 2 minutes? ओके। आप लोग असाइनमेंट क्या करोगे? मिड टर्म होने वाला है, इसके बाद तो एंड टर्म बहुत नज़दीक हो जाएगा, तो असाइनमेंट के लिए कुछ सोचा है? भूटिया सर ने कुछ बोला है असाइनमेंट के लिए? नो मैम। No, ma'am. ओके, तो मेरी तरफ से आप लोग के लिए असाइनमेंट है, आप सब लोग को एक एक आर्टिकल लिखना है। आर्टिकल समझ रहे हो? आर्टिकल लिखने का मतलब क्या हुआ? एग्रीकल्चर के बहुत सारे मैगजीन्स आते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर टुडे है, फिर एग्री लेटर्स है, और भी बहुत सारे इस तरह के मैगजीन्स हैं जिसमें कि आप लोग देखते होंगे कि आर्टिकल्स लिखा होता है रिलेटेड टू सम टॉपिक एग्रीकल्चर, लाइक कार्बन फुटप्रिंट, वाटर फुटप्रिंट, बायो फर्टिलाइजर्स, लिक्विड बायो फर्टिलाइजर, जो भी अभी रिसेंट टॉपिक्स हैं उस पे रिलेटेड स्कूल में जैसे आप लोग ऐसे लिखते थे ना, उसी तरह से एक आर्टिकल लिखना है कि उसका इंट्रोडक्शन पास्ट फर्स्ट होगा, देन वो क्या चीज़ है, और फिर उसका लिमिटेशंस एंड ऑल, एडवांटेज डिसएडवांटेज करके एक आर्टिकल लिखना है, जो कि मिनिमम 3 पेजेस का आपका वर्ड में, MS वर्ड में मिनिमम 3 पेज का आर्टिकल आपको लिखना है। और सिर्फ लिखना नहीं है, उसको पब्लिश करना है। जिन लोगों का आर्टिकल पब्लिश हो जाएगा उनको ही असाइनमेंट के फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? पब्लिश कैसे करना है? वो मैं गाइड कर दूंगी आप लोगों को कैसे करना है। कुछ मैगजीन्स होते हैं वहाँ पे मिनिमम चार्ज लाइक 100 रुपीज़, 150 ऐसे कुछ मिनिमम चार्ज देना पड़ता है, जिससे कि आप उसका मेंबरशिप ले सकते हो, फिर उसमें आपकी आर्टिकल पब्लिश हो जाएगी। मैम लिखना खुद से है क्या? हाँ, लिखना खुद से होगा, हिंदी में, इंग्लिश में, जो भी आपको कंफर्टेबल लैंग्वेज हो आप उसमें लिख सकते हो, वो आपके पास फ्रीडम है। जो भी लोग हिंदी में लिखेंगे उनका हिंदी में पब्लिश कर सकते हैं, हिंदी के मैगजीन्स भी हैं, और जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है वो इंग्लिश में लिखेंगे, पर कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि मेरे पास वो सॉफ्टवेयर है जिससे कि हम वो, मैं बिल्कुल बता सकती हूँ कि आपने कहाँ कहाँ से क्या क्या लाइन कॉपी की हुई है। यूनिवर्सिटी के जितने भी फैकल्टी मेंबर है, सब लोगों के पास वो सॉफ्टवेयर हमें यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड किया है। तो अगर आप ये मैम सोच रहे हो, मैम जी, कंटेंट अपना होना है। हाँ, कंटेंट आप पढ़ो, जैसे कि सपोज आप वाटर फुटप्रिंट पे लिखना चाह रहे हो, तो बहुत सारे आर्टिकल्स को पढ़ो वाटर फुटप्रिंट पे, एंड देन आप अपने से उसको लिखो। थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल प्रॉब्लम होगी, जो मिस्टेक्स होगी वो आप मुझे सेंड करो, मैं उसको करेक्ट कर दूंगी, लेकिन कंटेंट अपना होना चाहिए। मतलब 10 to 20%, मैक्सिमम 20% आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो कहीं से, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब जैसे कुछ डेफिनेशंस हैं तो किसी साइंटिस्ट ने दिया है, या फिर कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स है, कंपोजिशन है, वो सारी चीज़ें तो आपको कॉपी पेस्ट ही करनी होगी। तो उन सबको मिलाते हुए मैक्सिमम 20%, 25% तक आप कर सकते हो, पर 25% से ज़्यादा कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। मैम हैंड रिटन होना चाहिए, टाइप? नहीं, वो टाइप्ड होना चाहिए वर्ड में, MS वर्ड में मिनिमम 3 पेजेस। उससे ज़्यादा भी आप लिख सकते हो, लेकिन मिनिमम 3 पेजेस। तो हो जाएगा, कर लोगे आप लोग? मैम कब तक मैम, मतलब लास्ट डेट कब तक है? एंड टर्म से पहले, एंड टर्म से पहले मुझे पब्लिकेशन रिपोर्ट चाहिए कि यस इट इज़ पब्लिश इन दिस मैगजीन। अगर आप विद इन 1 मंथ कर लेते हो तो अच्छी बात है। अभी छुट्टियां होंगी, मतलब छुट्टियां के मिड टर्म के बाद थोड़े से रिलैक्स मूड में रहोगे ही आप लोग, तो उस टाइम पे कर लो, या फिर कभी भी, मतलब मुझे आपके फाइनल मार्क्स सबमिट करने से पहले आपका एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए कि आपका मैगजीन एक्सेप्ट हो चुका है आपका आर्टिकल पब्लिश होने के लिए। मैम ट्राई करेंगे, पहले तो कभी किया नहीं है मैम। हाँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ, क्योंकि जैसे जैसे आप बड़े होगे, आजकल के टाइम पे होता है ना कि एक साइंस में एक वर्ड होता है आइदर पब्लिश और पेरिश, मतलब या तो आप अपनी चीज़ों को पब्लिश, नॉलेज है, अपनी विजिबिलिटी लोगों को दिखाने में कि यू आर ऑल्सो स्टडिंग, यू आर ऑल्सो लर्निंग,
यू आर ऑल्सो देयर। अगर गूगल में अपना नाम सर्च करो तो फेसबुक के अलावा कुछ और भी लिखना चाहिए ना। ऐसे तो आपका बस गूगल में टाइप करोगे नेम तो बहुत होगा, आपका फेसबुक अकाउंट दिखेगा। लेकिन उसके अलावा भी एज ए साइंस स्टूडेंट साइंटिफिक कम्युनिटी में आपके प्रेजेंस को शो करने के लिए यू नीड टू पब्लिश समथिंग, वेदर इट इज अ साइंटिफिक आर्टिकल और इट इज अ रिव्यू पेपर, कुछ भी। तो वो सब लिखने के लिए और एडवांस होना पड़ेगा आपको और समझ होनी पड़ेगी। बट एज ए बीएससी स्टूडेंट यू कैन राइट अ रिव्यू आर्टिकल। यहाँ नहीं लिख सकते हो। किसान मेला में हमारे कॉलेज का अपना मैगजीन होता है, या हर महीने यहाँ आधुनिक किसान होता है जो हिंदी में होता है। बहुत सारा ब्लॉग जैसे लिखते हैं, काइंड ऑफ ब्लॉग ओनली, तो आप ब्लॉग भी पब्लिश कर सकते हो। पर कहीं पे भी हो इट शुड बी पब्लिश। ऐसा नहीं कि आपने कुछ लिखा और मुझे भेज दिया, वो नहीं चलेगा। फाइनली इट शुड बी पब्लिश, वेदर इट इज एज ब्लॉग और आर्टिकल और किसी मैगजीन का, या न्यूज़पेपर में ही आप कोई कॉलम लिख रहे हो, वो भी अगर पब्लिश हो जाता है तो ठीक है, आप उसका कटिंग लेके मुझे भेज दो। बट ये पब्लिश हो जाना चाहिए, तभी वो एक्सेप्टेबल होगा, तभी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। और नहीं हो पाया तो फिर वो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है, ओके मैम। तो अभी बहुत समय टाइम है, पूरा अक्टूबर नवंबर दिसंबर, आई थिंक दिसंबर लास्ट में आप लोग का एंटम होना है। तो ऑलमोस्ट 3 मंथ टाइम है। आप लोग लिखो, पढ़ो, पहले बहुत सारा चीज़ पढ़ो। और उसके बाद मैं एक दो जो मैगजीन से उनका लिंक ग्रुप में डाल दूंगी आप लोग को। आप वो सब को जाकर देखो, उससे आपको पता चलेगा कि इस तरह के आर्टिकल लिखना है। और जो ऑलरेडी पब्लिश्ड है उसको ही पढ़ो, 5 से 10 ऐसे आप पढ़ो, और फिर उन सबकी सारे कंटेंट्स को मिलाकर अपने वर्ड्स में लिखो। आर्टिकल का मतलब यही होता है कि कुछ नया ऐसे नहीं, जस्ट टू कंपाइल ऑल द इंफॉर्मेशन इन योर वर्ड्स। ओके, so let us start today's class. So last class we were discussing about enzyme kinetics. So what do you mean by the term kinetics? मोशन मैम। Yes, whenever we rate or motion, whenever we talk about something in motion or rate, that branch of science deals with the kinetics. So since enzymes also we are saying that it is increasing the rate of reaction, or means mobilizing the product and substrate into product. So that's why we talk this branch of science which deals with the rate of reaction as a kinetics. तो काइनेटिक्स को हमने आई थिंक डिस्कस किया था कि मैकेलिस मेंटेन वाज द साइंटिस्ट हु वाज द फर्स्ट टू डिस्कवर दिस मैकेनिज्म एंजाइम काइनेटिक इक्वेशन। तो ये हम लोगों ने देखा था कि दिस इज द इक्वेशन व्हिच यू शुड रिमेंबर, V0 equal to Vmax into substrate concentration divided by Km plus substrate concentration. तो यहाँ पे क्या है कि S is the substrate concentration, Km is your constant, and Vmax is the maximum velocity and V0 is the initial velocity or velocity at any time. Okay, तो इससे आई थिंक Km को कैसे डिफाइन करते हैं हम लोग? हम Vmax by 2. Substrate concentration at which the rate of reaction half of the maximum value. यस, वेरी गुड। तो ये Km हम लोग समझ गए थे कि Km क्या होता है, S क्या होता है इसमें। तो नेक्स्ट है कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द एंजाइम एक्टिविटी। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज योर टेम्परेचर, पीएच, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, एंजाइम कंसंट्रेशन एंड प्रेजेंस ऑफ इनहिबिटर एक्टिवेटर। आई थिंक ये भी हम लोग ने डिस्कस किया था क्या? ये नहीं किया। ओके, तो फर्स्ट वन इज द टेम्परेचर। तो हाउ टेम्परेचर इज अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी? क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ने के साथ एंजाइम एक्टिविटी बढ़ जाएगा, घट जाएगा, क्या होगा? घट जाएगा। क्यों घट जाएगा? डिनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन हो जाएगा मैम, हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम से ज़्यादा होगा तो। यस, तो आप फिर ऐसा बोलो ना कि ऑप्टिमम टेम्परेचर के बाद घट जाएगा। आप डायरेक्ट तो ऐसा नहीं बोल सकते ना कि घट जाएगा। तो होता क्या है कि जब हम एंजाइम का टेम्परेचर बढ़ाना शुरू करते हैं तो टू सर्टेन एक्सटेंट क्या होता है कि द रेट ऑफ रिएक्शन विल इंक्रीज, बिकॉज जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं दैट मीन्स कि वी आर गिविंग सम काइंड ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी व्हेन वी आर गिविंग देन वी आर इंक्रीजिंग द मॉलिक्यूलर मोशन, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज करेगा। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपका जो टू सर्टेन एक्सटेंट एंजाइम एक्टिविटी इंक्रीज करता है एंड इट रीचेस टू ऑप्टिमम वैल्यू। ओके, उस ऑप्टिमम वैल्यू के बाद अगर हम फर्दर इंक्रीज करते हैं टेम्परेचर, देन व्हाट हैपेंस, सिंस वी नो दैट एंजाइम्स आर प्रोटीनेसिस नेचर और हाई टेम्परेचर पे प्रोटीन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है वो डिस्टॉर्ट हो जाता है।
प्रोटीन के जितने भी नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं वो डीस्टेबलाइज होते हैं, तो वो प्रोटीन डीनेचुरेशन हो जाता है। इसलिए आफ्टर दैट टेम्परेचर क्या होगा कि एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। तो इट शुड बी रिमेंबर्ड एज द एवरी एंजाइम इज हैविंग द ऑप्टिमम टेम्परेचर, अंडर दैट टेम्परेचर ओनली इट वर्क्स प्रॉपरली। ओके, तो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि ऑप्टिमम टेम्परेचर, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब मैं पूछती हूँ कि एंजाइम का इफेक्ट क्या होता है, तो कुछ लोग कहते हैं कि टिल 40 डिग्री, ये ग्राफ याद रहता है उनको, और आंसर कहते हैं कि टिल 40 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करता है, आफ्टर दैट ये डिक्रीज हो जाता है। बट इट्स नॉट लाइक दैट टिल 40 डिग्री। जनरली मोस्ट ऑफ द एंजाइम जो होता है रूम टेम्परेचर हमारे बॉडी के एंजाइम्स है, दैट इज दिस इज ट्रू फॉर दैट। बट व्हेन वी टॉक अबाउट थर्मोफिलिक बैक्टीरिया या क्रायोजेनिक बैक्टीरिया, थर्मोफिलिक बैक्टीरिया मतलब excuse me, टेम्परेचर लविंग बैक्टीरिया। यस, टेम्परेचर लविंग बैक्टीरिया। आप लोग अभी बायोटेक में पीसीआर वगैरह पढ़ोगे तो पीसीआर में क्या होता है कि उसमें 90 डिग्री तक टेम्परेचर लेकर जाते हैं। वो 96 डिग्री टेम्परेचर पे क्या होता है कि वो पीसीआर के जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्ट करते हैं वहाँ पे। तो वो कैसे करते हैं, बिकॉज फॉर दोज एंजाइम ऑप्टिमम टेम्परेचर इज दैट 90 to 96 डिग्री। लेकिन कुछ क्रायोजेनिक बैक्टीरिया हैं तो वो क्या होता है, वो माइनस पे भी सर्वाइव करते हैं। तो उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होगा कि -20 -30 जो भी पर्टिकुलर हो। You cannot say that at till 40 degree temperature is increasing and after that it is decreasing. If you have to explain what is the effect of temperature on enzyme, you should write with the increase in temperature, activity increases to the optimum level and after that it denatures. हर एंजाइम का एक ऑप्टिमम लेवल होगा, उस वहां तक इंक्रीज करेगा और उसके बाद वो डिक्रीज करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ पीएच। पीएच का इफेक्ट क्या हो जाता है? पीएच के केस में भी क्या होगा कि पीएच इज आल्सो, ईच एंजाइम इज हैविंग ऑप्टिमम पीएच। तो यहाँ फिर से याद रखना है कि ऑप्टिमम पीएच जो होता है दैट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट एंजाइम। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सारे एंजाइम 7 पीएच पे या 1 पीएच पे या 11 पीएच पे ही वो सही से काम करते हैं। हर एंजाइम का एक अपना स्पेसिफिक ऑप्टिमम पीएच होता है एंड एट दैट ऑप्टिमम पीएच ओनली दैट एंजाइम वर्क्स प्रॉपरली। तो व्हाई दिस एंजाइम्स आर अफेक्टेड बाय पीएच? कैसे पीएच रेगुलेट करता है एंजाइम एक्टिविटी? एंजाइम में ऐसा क्या होता है जो पीएच से चेंज हो सकता है? एक्टिव साइट की शेप को चेंज करता है पीएच। क्यों एक्टिव साइट की शेप को चेंज करता है पीएच? अमाइनो एसिड के चार्ज वगैरह को चेंज कर। Protein is made up of what? अमाइनो एसिड। Amino acid. And amino acids are pH sensitive or insensitive? नो आइडिया मैम। Covered that amino acid effect of pH on amino acid.
तो आज क्लास टेस्टिंग में ले लूँ क्या आप लोग की? ज्वेटर आयन किसी को नहीं पता है? अब आ रही है? यस मैम। मैं पूछ रही हूँ ज्वेटर आयन क्या होता है? अमीनो एसिड पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। वेरी गुड। और पीएच चेंज होने के साथ अमीनो एसिड चार्ज में चेंज होता है या नहीं होता है? Yes, ma'am. Lower pH. तो सेम चीज यहाँ पे अप्लाई होता है ना कि जब हम एंजाइम एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड। एज वी नो दैट अमीनो एसिड चार्ज इज अफेक्टेड बाय द पीएच। तो पीएच जैसे जैसे चेंज होगा अमीनो एसिड पे जो आपका चार्ज है वो चेंज होगा और चार्ज चेंज होने की वजह से क्या होगा इसके जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड्स है वैन डेर वाल्स फोर्स एंड अदर टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पैटर्न है वो चेंज होगी। वो चेंज होगी तो ऑब्वियसली ये प्रोटीन में डीनेचुरेशन हो सकता है, इसमें चेंजेस आएंगे। तो सेम चीज अप्लाइज टू इफेक्ट ऑफ पीएच ओनली आल्सो लाइक टेम्परेचर की एक ऑप्टिमम पीएच एंजाइम होता है दैट वर्क प्रॉपर्ली और उस पीएच से अगर आप चेंज करते हो तो वहां पे क्या मतलब क्या कि आपकी एक्टिविटी वो डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है वहां पे। सेकेंड थिंग इज द एंजाइम कंसंट्रेशन कि अगर आपका सारा फैक्टर्स होते हैं व्हेन अदर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग एंजाइम एक्टिविटी केप्ट कांस्टेंट। ये चीज ध्यान में रखना है, ठीक है। जब भी मैं पूछती हूँ कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन तो ये पहली वाली लाइन आप लिखना भूल जाते हो, तो ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अदर थिंग्स केप्ट कांस्टेंट, बाकी चीजें जो है कांस्टेंट है। उस केस में क्या होगा, रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन होगा इंक्रीज करेगा विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम, क्योंकि ऑब्वियसली जब आपका सबस्ट्रेट वो Lights are not इंक्रीज visible. करते हो ओके ओके आप देख रहे हैं स्लाइड? Yes, sir. तो मैं ये कह रही हूँ कि जब भी ये पूछा जाता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ मतलब एंजाइम एक्टिविटी, तो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखना। यू शुड राइट दिस फर्स्ट लाइन फर्स्ट, इफ ऑल अदर थिंग्स आर केप्ट कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट है, अंडर दैट कंडीशन रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन इंक्रीजेस विद द रेट ऑफ विद द कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। एंजाइम कंसंट्रेशन को आप जैसे जैसे बढ़ाओगे it will increase to the certain level जब तक substrate saturated, once the all the substrate are saturated वो आपका फिर constant रहता है। Similarly क्या होता है कि जो end product होता है, जो product बन रहा है, that is also having some effect on the rate of reaction, because क्या होता है कि कई बार जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है that could be acidic और बेसिक, अगर वो एसिडिक है तो ऑब्वियसली या बेसिक है तो उसका पीएच चेंज कर देता है। उसके बाद कई बार क्या होता है कि जो आपका एंड प्रोडक्ट होता है दैट विल ओनली इनहिबिट द रेट ऑफ द रिएक्शन, तो दैट इज कॉल्ड फीडबैक इनहिबिशन। तो वो क्या करेगा, आपको एंड कर देगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि व्हेनेवर द एंड प्रोडक्ट्स आर देयर दैट आल्सो इफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। नेक्स्ट इज योर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन भी क्या है कि as the substrate concentration increases, rate of reaction increases, but after some time when all enzyme active site becomes saturated with the substrate, ये आपका कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद है ये मिकेलिस मेंटेन कांस्टेंट, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इट इज द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच मैक्सिमम वेलोसिटी इज द हाफ ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। इट मेजर्स द एफिनिटी ऑफ सबस्ट्रेट टू द एंजाइम, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब Km हाई है दैट मीन्स कि इट इज हैविंग लो एफिनिटी और Km लो है दैट मीन्स इट विल बी हैविंग हाई एफिनिटी। ओके, यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस मैम। ओके, तो नेक्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस करने वाली हूँ, दैट इज द डबल रेसिप्रोकल प्लॉट या लाइन-वीवर-बर्ग इक्वेशन या प्लॉट। तो इससे पहले क्या था, मैकेलिस मेंटेन ने आपका ये प्लॉट दिया था
दिस हाइपरबोलिक प्लॉट जो था, दिस इज कॉल्ड मैकेलिस मेंटन प्लॉट। तो इस केस में क्या होता है कि वी मैक्स आफ्टर सम टाइम वी मैक्स बिकम्स द कांस्टेंट। ये क्या होता था कि वी मैक्स कांस्टेंट हो जाने की वजह से इसका जो एक्यूरेट कैलकुलेशन करना था वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया था। एक्यूरेटली वी मैक्स को कैलकुलेट नहीं कर पाते थे, क्योंकि इसके बाद क्या हुआ कि आप कितना भी सबस्ट्रेट बढ़ा रहे हो, V0 आपका एक मैक्सिमम वैल्यू की अटेंड कर लेता था। तो जस्ट टू सिंप्लीफाई दिस प्रॉब्लम क्या था, एक और साइंटिस्ट ने आए, दो साइंटिस्ट थे, लाइन वीवर और बर्ड, इन दोनों ने मिलके क्या किया, डबल रेसिप्रोकल प्लॉट बनाया। वाई वी कॉल इट एज डबल रेसिप्रोकल प्लॉट, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि ये जो आपका मैकेलिस मेंटन इक्वेशन था इसको रेसिप्रोकल कर दिया वहां पे। यहाँ V0 है तो V0 को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया 1/V0, और ये Vmax by S और S प्लस Km था तो इसको उल्टा कर दिया Km प्लस S डिवाइडेड बाई, तो ये डबल, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज अ डबल रेसिप्रोकल प्लॉट। तो पुराने केस में क्या था, इन दिस केस दिस प्लॉट वाज बिटवीन V0 एंड सबस्ट्रेट। यहाँ पे आप देख रहे हो V0 को हम y एक्सिस पे दिखा रहे हैं और x एक्सिस पे हम सबस्ट्रेट को दिखाते हैं। वेयर इन दिस केस आपका 1/V0 और 1/S के बीच में आपका प्लॉट बनाते हैं। तो जब हमने इसको चेंज किया तो व्हाट दे ऑब्जर्व, अगर इसको आप कंपेयर करो, जो लीनियर होता है, लीनियर सॉरी स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन होता है दैट इज कॉल्ड y = mx + c या mx + b। तो इससे जब कंपेयर किया तो y इज 1/V0, m इज द स्लोप एंड x जो आपका ये सब x एक्सिस है, और b जिसे कि हम इंटरसेप्ट कहते हैं दैट इज 1/Vmax। तो इन दिस वे इट वाज इजी टू कैलकुलेट दिस Vmax सबस्ट्रेट V0। मतलब जब हमारा ये इक्वेशन मिल जाता है तो हम इनमें से हमें अगर दो वैल्यूज भी पता है तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई फ्रॉम मैकेलिस मेंटन दिस डबल रेसिप्रोकल प्लॉट इज मोर एप्लीकेबल फॉर द एंजाइम काइनेटिक्स कंपेयर टू मैकेलिस मेंटन इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पे स्लोप कहने का क्या मतलब हुआ, स्लोप किसे कहते हैं हम, ये आपका जो y और x एक्सिस को यहाँ पे देखते हैं तो इनके बीच जो एंगल बनता है दैट इज कॉल्ड स्लोप। तो यहाँ पे k डिवाइडेड बाय Vmax, दिस इज द स्लोप, और y एक्सिस के इंटरसेप्ट है दैट इज 1/Vmax और x एक्सिस के इंटरसेप्ट दैट इज -1/Km। तो ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है। अब इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, जब हम एंजाइम काइनेटिक्स इनहिबिशन पढ़ते हैं तब ये हमें क्या होता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहिबिशन है। सपोज हमारा कोई क्रॉप है, उसमें कोई पेस्टिसाइड आपने अप्लाई किया एंड पेस्टिसाइड रिजल्टेड इन द इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ, लेकिन वो किस टाइप का इनहिबिशन था, वेदर इट इज द कॉम्पिटिटिव टाइप इनहिबिशन, नॉन कॉम्पिटिटिव, अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, अगर वो आपको बताना है देन दिस प्लॉट इज वेरी हेल्पफुल। हम आगे देखेंगे कि कैसे ये हेल्प करता है। तो जो इनहिबिशन होता है, एंजाइम इनहिबिशन इज बेसिकली ऑफ टू टाइप्स, रिवर्सिबल टाइप एंड इरिवर्सिबल टाइप। रिवर्सिबल टाइप कहने का मतलब है कि यहाँ पे क्या होता है कि इनहिबिटर परमानेंटली डैमेज नहीं करता है एंजाइम को। एज सून एज इनहिबिटर्स आर रिमूव्ड एंजाइम कैन रीगेन इट्स एक्टिविटी, वेयर इन केस ऑफ इरिवर्सिबल क्या होता है कि परमानेंटली अफेक्ट करता है एंजाइम की एक्टिविटी को। तो आप इनहिबिटर को हटाते हैं तो भी क्या होता है कि एंजाइम एक्टिविटी पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो दीज आर द टू बेसिकली टू टाइप्स ऑफ इनहिबिशन। अब ये रिवर्सिबल टाइप ऑफ इनहिबिशन इज ऑफ थ्री टाइप्स, वन इज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या होते हैं, मैम जो एंजाइम के साथ कॉम्पीट करेगा और सबस्ट्रेट पे जाके बाइंड करेगा। यस मैम जो सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन रखे, तो ये किसके साथ बाइंड करता है, एंजाइम के साथ बाइंड करता है या एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के साथ बाइंड करता है, या फिर दोनों में किसी के। मैम टू एंजाइम, फ्री एंजाइम्स। यस, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ओके, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं। अगर आप लोग आगे बायोलॉजी से JRF की गेट या CSA नेट वगैरह की तैयारी करना चाहोगे तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इनहिबिटर किसके साथ बाइंड करता है, बिकॉज ये तीनों में सब कुछ अलग अलग होता है। तो फर्स्ट थिंग एज यू सेड दैट एंजाइम जो के एक्टिव साइट के लिए देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। सबस्ट्रेट और इनहिबिटर दोनों क्या करते हैं, वो एक्टिव साइट पे बाइंड करते हैं और इसलिए ये दोनों कम्पीट करते हैं एक दूसरे से। जो पहले बाइंड कर गया, अगर सबस्ट्रेट बाइंड कर गया देन प्रोडक्ट विल बी फॉर्म, इफ इनहिबिटर विल बाइंड देन देयर इज नो प्रोडक्ट फॉर्मेशन। तो फर्स्ट थिंग है कि बोथ बाइंड टू एक्टिव
एक्टिव साइट ओनली। दिस इज मतलब कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर के जो कैरेक्टरिस्टिक है जो समझना जरूरी है। फर्स्ट इज दैट दे बोथ बाइंड टू द एक्टिव साइट ओनली एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ कंपटीशन बिटवीन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर। पहला चीज है। दूसरा चीज क्या होता है कि ये जो सबस्ट्रेट इनहिबिटर है दैट कैन बाइंड ओनली टू द एंजाइम नॉट टू द ES कॉम्प्लेक्स। क्यों? क्योंकि इनहिबिटर भी एक्टिव साइट पे ही बाइंड करता है। वंस दिस ES कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म दैट मीन्स कि जो ये जिस साइड पे इनहिबिटर बाइंड कर सकता था वो साइड ऑलरेडी ऑक्युपाइड हो जाएगा, तो आपका इनहिबिटर को बाइंड करने का कोई चांस ही नहीं बनता है। एंड दिस इज द रीजन कि अगर आपको कॉम्पिटिटिव टाइप ऑफ इनहिबिशन है तो वहां पे अगर आप सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा दोगे तो इनहिबिटर को आप इनहिबिशन को रिड्यूस कर सकते हो। क्यों रिड्यूस कर सकते हो? कि ऑब्वियसली आप यहाँ पे एक सबस्ट्रेट था और एक इनहिबिटर था तो देयर इज अ इक्वल कंपटीशन, बट इफ सपोज यू आर प्रोवाइडिंग 10 सबस्ट्रेट एंड 1 inhibitor, then chances of collision between enzyme and substrate will be more, so obviously there is a chances of reduction in the inhibition। तो ये तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक एग्जांपल आप लोग को हमेशा याद रखना है कि सपोज somebody will ask you write down the example of competitive inhibitor, तो क्रेब साइकिल में यहाँ पे जो सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज होता है उसके लिए मैलोनिक एसिड होता है कंपीट विद द सक्सिनेट, ये दोनों कंपीट करते हैं। तो इसमें सबस्ट्रेट कौन सा है और इनहिबिटर कौन सा है ये बताओ। सबस्ट्रेट सक्सिनेट है मैम और मैलोनिक एसिड इनहिबिटर। यस, वेरी गुड। तो यहाँ पे मैलोनिक एसिड है वो आपका इनहिबिटर है जो कि सक्सिनेट से compete करता है टू बाइंड विद द सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के एक्टिव साइट पे। ओके, तो ये पिक्चर हमेशा आप लोग को याद रखना है कि इनहिबिटर कैन बाइंड ओनली विद द एंजाइम नॉट विद द ES कॉम्प्लेक्स। और अगर ये याद रहता है तो आप लोग को बाकी सारी चीजों भी याद रहेंगी। अब जब इसका प्लॉट बनाकर देखा गया तो क्या देख रहे हैं वहां पे कि पहले तो इन्होंने ये डबल रेसिप्रोकल प्लॉट बनाया, तो उसमें क्या देख रहे हैं कि ये दोनों जो है वेदर इट इज इनहिबिटर और विदाउट इनहिबिटर, ये दोनों क्या होता है कि आपका सेम पॉइंट पे y एक्सिस पे कट कर रहे हैं, दोनों सेम y एक्सिस पे कट कर रहे हैं। दैट मीन्स क्या हुआ कि दोनों का इंटरसेप्ट सेम होगा और इंटरसेप्ट हमारा क्या था, दैट इज 1/v max। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कि उसमें क्या होता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी जो होती है वो चेंज नहीं होती है लेकिन वो Km वैल्यू चेंज हो जाता है। सेम चीज को मिकलेस मेंटेन केस में जब ग्राफ बनाकर देखा गया तो उसमें भी देखा गया क्या कि इन केस ऑफ नॉर्मल एंजाइम क्या है आपका ये रेड वाला यहाँ पे है और इनहिबिटर के केस में भी Vmax होता है लेकिन आफ्टर सम टाइम, बट इन बोथ द केस Vmax इज रीचिंग। तो ये कह सकते हैं कि कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि Vmax रिमेन्स अनचेंज, दोनों केस में Vmax सेम रहेगा। बट डिफरेंस क्या होता है कि इन केस ऑफ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन आपका जो Km वैल्यू होता है वो इंक्रीज हो रहा है। आप देख रहे हो कि यहाँ पे एट हायर एफिनिटी मतलब हायर वैल्यू ऑफ Km पे Vmax मिल रहा है। सेम चीज यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू है दैट इज 1/1 में है तो ये यहाँ पे इस तरफ आ जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। सेम चीज को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। दूसरा आता है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। तो नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स में क्या होता है कि इन दिस केस इनहिबिटर और का जो बाइंडिंग साइट होता है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्टिव साइट। एंजाइम के एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट बाइंड करता है और इनहिबिटर के लिए बाइंड करने के लिए एक अलग से जगह बना होता है। तो दैट्स व्हाई इन दिस केस इनहिबिटर कैन बाइंड डायरेक्टली टू द एंजाइम और इट कैन बाइंड टू द ES कॉम्प्लेक्स, दोनों ही पॉसिबिलिटी होती है क्योंकि दोनों का बाइंडिंग साइट अलग अलग होता है। कॉम्पिटिटिव के केस में क्या था कि एक ही साइट पे दोनों को बाइंड करना था, दैट्स व्हाई देयर वाज अ कंपटीशन। बट दिस इज नॉन कॉम्पिटिटिव, देयर इज नो कंपटीशन बिटवीन दीज टू। एंड व्हाई देयर इज नो कंपटीशन, बिकॉज देयर आर डिफरेंट साइट फॉर बाइंडिंग। तो यहाँ पे एक्टिव साइट पे आपका सबस्ट्रेट बाइंड करेगा और इनहिबिटर बाइंडिंग साइट अलग होगा, वहां पे जाके इनहिबिटर बाइंड करेगा। तो यहाँ पे इनहिबिटर डायरेक्टली इसके साथ भी बाइंड कर सकता है और इट कैन बाइंड विद द ES, दोनों केस पॉसिबल होता है, ठीक है। और दोनों के सिंस यहाँ पे इन दोनों के बीच में कोई कंपटीशन नहीं होता है, इसलिए अगर आप एंजाइम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन बढ़ा भी देते हो तो रेट ऑफ रिएक्शन पे इनहिबिशन पे कोई असर नहीं होता है। तो दिस इज इम्पोर्टेंट अबाउट नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। और इसका ग्राफ जब देखा गया तो इसमें क्या देख रहे हैं कि इन दिस केस Vmax चेंज हो रहा है, Km वैल्यू दोनों में सेम रहता है बट Vmax आपका चेंज हो जाता है। यहाँ पे Vmax जो होता है आपका कम हो जाएगा कंपेयर टू यहाँ पे अनइनहिबिटेड रिएक्शन ये था और इनहिबिटेड केस में ये कम हो जा रहा है। यहाँ पे भी देख रहे हो कि ये वैल्यू आपका इनहिबिटेड है और ये अनइनहिबिटेड है। नेक्स्ट इज योर अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। अनकॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स
में क्या होता है कि जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है, then only there is a creation of one site and to that site inhibitor can bind. नॉर्मली एंजाइम के साथ इनहिबिटर बाइंड नहीं कर सकता, लेकिन जब एंजाइम और सबस्ट्रेट एक दूसरे से बाइंड करते हैं तब क्या होता है कि उसमें एक नया साइट क्रिएट हो जाता है जहां पे आपका इनहिबिटर जाके बाइंड करता है एंड देन इट इनहिबिट द रिएक्शन. So that's why in case of uncompetitive inhibitor can bind only with the ER complex. Okay, तो ये तीनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है कि कहाँ पे डिफरेंस है तीनों में with respect to binding to the inhibitor. ओके, इससे क्वेश्चन 100% रहने वाला आइदर ट्रू फॉल्स में या फिर आपका मल्टीपल चॉइस में कोई क्वेश्चन तो रहेगा ही यहाँ पे. तो या फिर मैं डायरेक्ट ये पिक्चर देके आप लोग से पूछ सकती हूँ कि जस्ट सी दिस डायग्राम एंड टेल मी वेदर इट इज अ कॉम्पिटिटिव नॉन कॉम्पिटिटिव किस टाइप का रिएक्शन है ये. और जब इसका ग्राफ बनाकर देखा गया तो इन दिस केस बोथ Km एंड Vmax इज रिड्यूसिंग. ये आपका अनकॉम्पिटिटिव मतलब विदाउट इनहिबिटर है, और इनहिबिटर के केस में आपका Km भी कम हो जा रहा है, Vmax भी कम हो जा रहा है. सेम चीज इस इक्वेशन को बनाकर देखा गया तो विदाउट इनहिबिटर है, यहाँ पे ये दोनों चीज कम हो जा रहा है. ठीक है, तो दिस इज अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहिबिटर्स. इसमें किसी को डाउट? मैम ये अल्फा क्या है मैम? अल्फा क्या है? अल्फा वो फैक्टर है जिससे वो रिड्यूस हो रहा है, तो वो उतना आप लोग को अभी समझने की जरूरत नहीं है. जस्ट अभी आप लोग एक टेबल बनाकर इतना याद रखना कि Km इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज, और अल्फा इज द फैक्टर विद दैट इट इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग. उसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं. तो एट BSc लेवल यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड वेदर Km इज इंक्रीजिंग, इट रिमेन्स कांस्टेंट, और इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग. ये तीनों चीजें आपको ध्यान में रखना है. समझ में आ गया ये? ओके, अब अगर समझ में आ गया है तो ये आपके पास एक ग्राफ बना हुआ है. अब इसमें देखकर बताओ कि ये कौन सा लाइन जो है, इसमें लाइन 1 2 3 4 है, तो इसमें से कौन सा लाइन है विच इज विदाउट इनहिबिटर, और कौन सा कॉम्पिटिटिव है, कौन सा नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है. ये सेम क्वेश्चन आपके मिड टर्म में ऐसे ही रहने वाला है. तो अभी देखकर बताओ, अगर किसी को डाउट हो समझने में तो फिर पूछ सकते हो, अदरवाइज आप लोग सही से आंसर कर दिए तो बहुत अच्छी बात है. नहीं समझ में आ रहा है? 1 mm without inhibitor. 1 is without inhibitor. Okay. मैम लाइन 2 इज विदाउट इनहिबिटर. Line 2 is without inhibitor. Okay. How line 1 is without inhibitor? कौन बता रहे थे? एक कैसे आप कह रहे हो कि विदाउट इनहिबिटर है लाइन 1? क्योंकि मैम यहाँ Vmax मैक्सिमम है और K भी मैक्सिमम की तरफ. सॉरी मैम, Km मिनिमम की तरफ है और Vmax मैक्सिमम की तरफ है, इसलिए 1 को विदाउट इनहिबिटर. Okay. और आप कैसे बता रहे हो लाइन 2? ओके, चलो ये बताओ इसमें नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कौन सा है? मैम 2 एंड 3. नहीं, एक ही है आंसर. नॉन कॉम्पिटिटिव में आपका क्या होता है कि जो Vmax बढ़ जाता है या सेम कम हो जाता है, उसमें Km कांस्टेंट रहता है और Vmax कम हो जाता है. तो कौन सा लाइन आपका कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, नॉन कॉम्पिटिटिव है? मैम 2 कैसे? मैम क्योंकि Vmax तो कम क्या नाम है, के जो Km है वो सेम है 1 और 2 का, और Vmax कम हो रहा है. नहीं, तो आप गलत. वाई एक्सिस पे हम Vmax को शो करते हैं, तो Vmax तो यहाँ पे कांस्टेंट हो जा रहा है. यस, आंसर इज 3. तो वाई एक्सिस पे हम Vmax को शो करते हैं और एक्स एक्सिस पे हम Km को शो करते हैं. तो कॉम्पिटिटिव के केस में क्या होता है, Km कांस्टेंट होता है, तो आपका लाइन 1 और 3 को जब हम कंपेयर करेंगे तो ये कांस्टेंट है.
दैट मीन्स कि इट इज 3 और फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा दैट इज 1। वाई इट इज 1? क्योंकि आप 1 से अगर कंपेयर करते हो 1 एंड 3 तो यहाँ पे केएम कांस्टेंट है, 1 और 2 को जब कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे वीमैक्स करते हैं, तो दोनों ही केस में आपका क्या है कि लाइन 1 इज कॉमन, तो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट लाइन 1 इज विदाउट इनहिबिटर। और इसके कंपेयर में जब हम देखते हैं तो लाइन 2 दिस इज योर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन एंड लाइन 3 इज नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। ठीक है मैम ये एक बार वापस बता दीजिए, लाइन 3 नॉन कॉम्पिटिटिव क्यों है? क्योंकि नॉन कॉम्पिटिटिव के केस में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वीमैक्स चेंज होता है, आपका वीमैक्स कम हो जाता है और केएम कांस्टेंट रहता है। तो जब लाइन 1 आपका विदाउट इनहिबिटर है तो लाइन 1 और 3 को जब हम कंपेयर करें तो केएम यहाँ पे कांस्टेंट है आपका, ये एक ही पॉइंट पे है और Vmax आपका कम हो रहा है, ये 1/V की बात हो रही है तो दैट्स व्हाई ये हायर वैल्यू, दैट मीन्स कि Vmax इज रिड्यूसिंग, so that's why we can say that 1 and line 3 is your competitive inhibitor, whereas जो line 2 है उसमें क्या हो रहा है कि competitive inhibitor है, competitive inhibitor में हम बात करते हैं कि यहाँ पे आपका Vmax बढ़ जाता है, सॉरी मैं ही कंफ्यूज, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में केएम आपका बढ़ जाता है और Vmax कांस्टेंट रहता है। तो यस अगर आपका 1 जो है दिस इज कांस्टेंट तो यहाँ पे Vmax आपका कांस्टेंट है और केएम यहाँ पे आपका बढ़ जा रहा है। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। आप लोग एक बार इसको घर पे बैठ के फिर से ध्यान से सोचना, एक टेबल बना लो और उस टेबल में लिख लो कि केएम बढ़ रहा है, घट रहा है और या ये हो रहा है, तो देन इट विल बी मोर क्लियर। ठीक है यस मैम। ठीक है, फिर ये क्लास यहीं पे एंड करते हैं। एंड टर्म में आपको यहाँ तक ही रहने वाला है, और भी कुछ टॉपिक्स लाइक बात पढ़ेंगे नहीं, टिल टुडेज क्लास विल बी देयर। ओके देन, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू मैम।